हाय दोस्तों, सरशाह यूपीएससी में सबका स्वागत करता हूँ। सरशाह यूपीएससी में सबका स्वागत करता हूँ और इसी क्रम में मैं आपको बताने वाला हूँ बिहार लोक सेवा आयोग ने क्या कर दिया है। ये जो 72वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा है ना, वो आ गया, यानी बीपीएससी 72वीं परीक्षा अब आयोजित कराने जा रहा है 26 जुलाई को। प्रीलिम्स इसका पहले से बता दिया था उसने। अभी आपको पता है ना, एईडीओ का एग्जाम हुआ था, जो ये शिक्षा में एजुकेशन डिपार्टमेंट में आता है, और इसको कैंसिल करवा दिया है। मतलब कि अभी एग्जाम फिर से दोबारा होगा। तो वो कब होगा, कैसे होगा, वो तो नहीं पता। अब जब उसकी डेट आएगी तो समझ में आएगा। लेकिन अभी तो आपको ये समझना है कि बीपीएससी में आज हम बात करेंगे, बीपीएससी 72वीं में, कि इसकी जो है कितनी पोस्ट आई हैं, इसकी कितनी पोस्ट आई हैं, आपको ये समझना है। ठीक है। उसने चार विकल्पों जगह 5 विकल्प कर दिया है। वो क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, अगर नहीं करोगे तो फिर आपको 1/3 मार्क्स कट जाएंगे। ये क्या है, कैसे समझेंगे इसको। और यहाँ पे प्रीलिम्स और मेंस में क्या चीज़ बदलाव किया गया है कि कुछ ऐसे रखा गया है, ये आपको समझना है सही तरीके से। उसके बाद एक 22 पोस्ट है, और 22 पोस्ट के बाद 3 पोस्ट और है जो स्पेशल है। मानी अगर आपके पास कुछ स्पेशल सब्जेक्ट से अगर आपने कुछ ग्रेजुएशन किया हुआ है, या जो उसकी मानक चीज़ें हैं वो फुलफिल करते हैं, 3 पोस्ट के लिए और फॉर्म भर पाएंगे आपकी, जो अलग अलग पोस्टों के नाम है ये। और ये 22 तो आपको पता है बीपीएससी से जो हर बार संयुक्त परीक्षा करवाती है सबकी, ये 22 पोस्ट अलग। इन सब के अंदर जो पोस्टों की संख्या वो 1230 है, आपको पता होना चाहिए। तो चलिए हम एक एक क्रम में इसी क्रम में हम बात करते हैं। देखते हैं कि ये क्या है। तो ये जो बीपीएससी है, उसने 72वीं प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा करवाने के लिए ये बताया है। उन्होंने कहा कि हम करवाएंगे आपसे। कहा ठीक है भाई। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें ये दिया हुआ है कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के विभिन्न विभागों से अलग अलग सेवाओं एवं या संवर्गों के लिए प्राप्त रिक्तियों, जो आरक्षण कोटिवार के आलोक में अधियाचना भेजी गई है। अधियाचना अनुसार क्या हुआ कि 72वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा एवं अन्य के माध्यम से, मतलब कुछ और भी पोस्ट है इसमें, से नियुक्ति करने हेतु तो प्राप्त पद एवं सेवा, पद ये बोलते हैं, कई किसी को सेवा बोलते हैं, निम्नांकित सारणी 1 और सारणी 2 में दर्शाया गया है। ठीक है। विभाग, पद एवं संवर्ग का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद ये पूरी वेतनमान दिया हुआ लेवल 9। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे न्यूनतम उम्र भी दिया हुआ 22 साल। ठीक है। तो जो अनुमंडल पदाधिकारी है, वरीय उप समाहर्ता बिहार प्रशासनिक सेवा, इसके अंतर्गत अगर कोई आ रहा है, कोई इसको एग्जाम क्वालिफाई करता है, तो इसकी 100 पोस्ट हैं। कितनी पोस्ट है इसकी? 100 पोस्ट इसकी है, जो कुल पद है। और बिहार इसके अंदर जो है 2 है, इधर भी है इधर भी है, तो ये 100 और एक 34। इसका मतलब कि, और महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या भी दिया हुआ है। यानी ऊपर वाला ये सब है और नीचे वाला ये महिलाओं के लिए है उनकी, यानी ये 34 आरक्षित है और ये 100। तो अगर कोई मेल है तो उसके लिए 100 है, अगर कोई फीमेल है तो उसके लिए 34 है। यानी 134 पोस्ट कंफर्म है, जिसकी उम्र 22 साल न्यूनतम है। मैक्सिमम दिया नहीं है इन्होंने। पुलिस उपाधीक्षक ऐसे लेवल 9 का है, 22 पद और 6 पद है। न्यूनतम जो है 20 वर्ष है इसमें। उसी प्रकार राज्य का सहायक आयुक्त आप देख लीजिएगा, ऐसे करके 76 और 30 23 और ये 22 वर्ष है। फिर अवर निर्वाचन पदाधिकारी, अवर निबंधक, श्रम अधीक्षक और सहायक निबंधक, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, बिहार शिक्षा सेवा, देखिए इसको, बिहार शिक्षा सेवा, और जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, और ईख पदाधिकारी भी है। अब प्रोबेशन पदाधिकारी गृह विभाग के अंदर आएगा ये, और ये सहायक योजना पदाधिकारी। ये जितने 13 मैंने पढ़ा अभी, इन 13 को ना सब लेवल 9 है। ये लेवल 9 की पोस्ट है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेवल 9 की पोस्ट है। और इसमें जो उम्र दिया गया, सबके अलग अलग उम्र दिया गया है। आप देखिए तो कहीं पे जो है ये 22 साल न्यूनतम है, तो ज़्यादातर 22 साल ही दिया हुआ। अगर 13 से देखते हैं, 13 से तो 21 साल, 21 साल, 21 साल, एक जगह पे थोड़ा सा कम दिया हुआ है, 20 साल। ये यहाँ पे अगर कोई बच्चा 20 साल का होता है
तो आप समझ लो कि 20 साल वाले भी एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ उसके लिए सिर्फ एक ही वैकेंसी है 20 साल वालों के लिए, ये है पुलिस उपाधीक्षक गृह विभाग, जिसकी उम्र 20 साल है। अभी उम्र के बारे में भी उसने दिया हुआ है। उसके बाद आप बाकी सब में 22 साल 21 साल ऐसे करके है, लेकिन उसके बाद जितनी पोस्ट है 14 नंबर 15 नंबर वो लेवल 7 की है, और 21 साल उसका ज़्यादातर दिया हुआ है उसकी। आ, उसके बाद आप देखिए 21 साल ये सब है। उसके बाद ये सहकारिता भी है 21 साल, लेकिन ये जो सारणी 2 दिया हुआ है ना, सारणी 2 बहुत ज़रूरी है जानना। इसमें 3 पोस्ट हैं। एक है बाल विकास परियोजना पदाधिकारी समाज कल्याण के लिए, जो 20 पद पोस्ट है मेल के लिए, जो फीमेल के लिए है वो इतना है, आप मान चलिए 6 हैं। 21 साल होना चाहिए इसमें। वित्तीय प्रशासनिक अधिकारी हैं इसमें 32 9 हैं, और 22 अग्रगणित रिक्तियां 2 DD 1 एवं क्या है आगे देखते हैं भैया। और इसमें जो अब ये देखो ये सब 9 की हैं। अब 9 का मतलब क्या पता है, लगभग 85,000 से लेकर के 95,000 के बीच में इसकी सैलरी बनती है, आप ये मान चलिए। उसके बाद जो है इसमें क्या इंक्लूड रहता है पता है, जिससे DA रहता है इसमें इंक्लूड रहता है, HRA हाउस रेंट एग्रीमेंट, जो हाउस रेंट होता है वो भी रहता है इसमें, मेडिकल अलावेंस रहता है इसमें। और अगर जो जिस सिटी में आप रहेंगे उस सिटी में अलग अलग होता है, बिहार में ऐसा चलता है ये सब चीज़ें, ठीक है। और इस तरह से आपके पास ये 22 और 3 25 पोस्ट के लिए है, यानी 22 जनरल ग्रेजुएशन के लिए है, और 3 अगर आपके पास और स्पेशल रहता है तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर पाएंगे, अगर रहता है तो आपके पास, ठीक है। अब उसमें दिव्यांगता की प्रकृति के आधार पर दिया गया है, दिव्यांग व्यक्ति कैसे होगा, फिर क्या बातें की जाएंगी, वो सब दिव्यांग। आप शैक्षणिक योग्यता देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट शैक्षणिक योग्यता है 72वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा जो है, उसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। जो भी 72वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा देना चाहता है उसके लिए मात्र और मात्र ग्रेजुएट होना जरूरी है, बस सिर्फ ग्रेजुएट होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं मांगा है वो। आप ग्रेजुएट हैं तो आप कम से कम 13 पोस्ट पर, शायद 13 ही था या कितना था, मैं 13 नहीं 22 पोस्ट पे आप दे सकते हैं एग्जाम। कितने, आप 22 पोस्ट पे एग्जाम दे सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसके लिए आपका ग्रेजुएशन की मांग की जाएगी। लेकिन जो 3 और स्पेशल था वो 3 ये है, अगर आप बाल विकास परियोजना पदाधिकारी बनना चाहते हैं तो आपके पास विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री होनी चाहिए, एवं वैकल्पिक विषय उसमें होना चाहिए। क्या, गृह विज्ञान हो सकता है, आपका मनोविज्ञान हो सकता है, समाज शास्त्र हो सकता है, श्रम एवं कल्याण विभाग, कल्याण समाज हो सकते हैं। इनमें से एक विषय का चयन मुख्य परीक्षा के लिए चयन करना होगा आपको, अगर आप ऐसा करते हैं तो अगर इसमें से आप कोई भी एक विषय चुन सकते हैं मुख्य परीक्षा के लिए, ठीक है। और वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या उससे संबद्ध संस्थान से वाणिज्य किया हो, आपने अर्थशास्त्र में किया हो, गणित में किया हो, सांख्यिकी में किया हो, में से किसी एक विषय में स्नातक डिग्री प्राप्त होना अनिवार्य है। उसने अनिवार्य बोला है, आपको करना ही पड़ेगा ये। और इसमें से आपको एक मेंस के लिए ऑप्ट करना पड़ेगा एक पेपर, और उसमें आपको अगर मान लीजिए आपने अर्थशास्त्र किया होगा स्नातक डिग्री, तो आपको इस पोस्ट के लिए मेंस देना होगा। तो मेंस आप देंगे तो उसमें अर्थशास्त्र से आपको विषय से आपको लिखने की लिखित पेपर बने होगा इस अर्थशास्त्र यानी ऑप्शनल का। तो आप यानी 72वीं का जो प्रीलिम्स होगा वो देंगे, जब उसको पास करने के बाद अगर आप इसमें आते हैं तो इसके लिए आपको ये अर्थशास्त्र देना पड़ेगा, अगर आप अर्थशास्त्र से स्नातक है तो, ठीक है। उसके बाद अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान हो अथवा विधि में से एक विषय में स्नातक डिग्री होना चाहिए, एवं वैकल्पिक चुन सकते हो आप मनोविज्ञान या विधि। बहुत से लोग जो विधि किए रहते हैं, यानी लॉ किए रहते हैं। अगर आपके पास लॉ है तो आप अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी का फॉर्म भर सकते हैं, आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक ये अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी का फॉर्म है, अगर आप विधि से है, अगर लॉ किए हुए हैं तो आप ये वाला फॉर्म भर सकते हैं, और इसको आपको ऐप्ट करना पड़ेगा, वैकल्पिक विषय के लिए आपको ऑप्ट करना पड़ेगा, और 3 घंटे पेपर होता है। 72वीं पास करने के बाद आपको इसको देना पड़ेगा जो इसमें आपको तुरंत आ जाता है। आगे देखिए, ऑनलाइन आवेदन भरते समय आवेदक को शैक्षणिक योग्यता के कॉलम में स्नातक या समतुल्य उत्तीर्ण संबंधी पूर्ण सूचना देना अनिवार्य है। आपको बताना पड़ेगा मैं स्नातक हूँ या समतुल्य हूँ, उसके क्या है। और विशेष शैक्षणिक योग्यता एवं विशेष वैकल्पिक विषय वाले पद के लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करते समय
पद का चयन करना अनिवार्य होगा, मैं कौन सा पद लेना चाह रहा हूँ, अन्यथा उक्त पद के लिए उनकी दावेदारी मान्य नहीं होगी। मतलब अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं मेरे पास अर्थशास्त्र विषय या मैं लॉ कर रहा हूँ, लॉ किया हूँ, लेकिन उसके लिए जो पद दिया गया था आपने उसको ऑप्ट नहीं किया, उसको आपने लिया ही नहीं, चुना ही नहीं, तो कैसे जान पाएंगे कि आप कौन सा लेना चाहते हो। और फिर बाद में कह रहे हैं मुझे ये करना था, मुझे करना था, तो कह रहे देखो भाई ऐसा नहीं होगा। अब ये आरक्षण समझ लो, आरक्षण समझ लो। आरक्षण में ऐसा ही होता है कि जो बिहार के लोग हैं, आरक्षण सिर्फ उनको मिलता है, बिहार के लोगों को मिलेगा आरक्षण, और अन्य से जो भी होगा वो जनरल में काउंट किए जाएंगे, बस सीधी सी बात है, ये समझ लीजिए आप। और लिखा है आरक्षण का लाभ बिहार के मूल निवासी को ही दे होगा, सबको नहीं देना होगा भाई, सबको देना होगा। और आरक्षण का दावा नहीं करता परीक्षण किसी भी स्तर चरण में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण दावा नहीं करने पर परीक्षक, अगर आपने नहीं दिया दावा किया आरक्षण का कि मुझे आरक्षण चाहिए, तो उसका मतलब फिर आपको कहीं पर भी किसी भी स्तर पर भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, चाहे जो हो जाए, क्योंकि आपने दिया ही नहीं है। और वो चीज जो आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हो राज्य सरकार का होना चाहिए। बहुत लोग जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डाल देते हैं, आपको राज्य सरकार का ही डालना है, याद रखना है। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं दे नहीं होगा। आरक्षण आवेदन में दिया गया स्थायी पता ही आरक्षण के प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा। यानी जहां आपका स्थायी पता है, उसी पते का आपके पास एक निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी आपको आरक्षण मिलेगा। ये ध्यान रखना, क्योंकि लोग रहते कहीं और पे हैं और आरक्षण बना लिया आपने यहाँ, और आपने निवास प्रमाण पत्र कहीं और बनवा लिया। तो याद रखना, जिस जिले का आपका निवास प्रमाण पत्र है, उसी जिले में आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, और स्थायी घर भी आपका वहीं पर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप ये देखिए कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति की जो प्रमाण पत्र जमा करना होगा, जाति प्रमाण पत्र जमा करना होगा आपको, और स्थायी निवास या मूल निवास जिसको बोलते हैं प्रमाण पत्र, उसको भी जमा करना होगा आपको। और ओबीसी या अत्यंत जो पिछड़ा वर्ग, उनके लिए भी जो क्रीमी लेयर है, कि जो क्रीमी लेयर नहीं आते उनको जमा करना पड़ता है ये चीज, ठीक है। और कुछ जो है जो आरक्षण का दावा करने वाली महिलाएं, विवाहित महिलाओं की का जाति क्रिमिलेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, ना कि उनके पति के नाम से। मान लीजिए कोई ऐसी महिला है जिनकी शादी हो चुकी है, और शादी होने के बाद अगर उन्हें चाहती है मुझे आरक्षण चाहिए, तो उनके पिताजी के नाम व पता से उनका बनेगा प्रमाण पत्र। ये बहुत जरूरी है, ये फीमेल खास तौर पे समझेंगे इस बात को, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ, तो थोड़ा सा यहाँ से करूँ हाईलाइट। अरे यार ये तो काला हो गया, सॉरी, ये तो कुछ ज़्यादा ही काला हो गया, इसको ले लेते हैं। कहाँ से होता है यार, ये तो समझ नहीं आ रहा मुझे, तो यहाँ से तो नहीं, तो ये हो जा रहा है, और यहाँ से करते हैं तो फिर ये, चलो ऐसे कर देते, समझ लेना आप लोग भाई। ये फीमेल के लिए है, ये वाला ध्यान रखना है आपको। हाँ, उनके पिता के नाम एवं पता से। ये फीमेल का जो है एक स्पेशल कैटेगरी आपको चूज करनी पड़ेगी, तो फीमेल वाले आप ध्यान देना बिल्कुल प्लीज़, ये चीज़ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार की अधिसूचना संख्या इतना इतना डॉट डॉट करके दिया हुआ है। आर्थिक रूप से जो कमजोर व्यक्ति है उनके लिए भी जो प्रमाण पत्र आपको देना होगा, आपको पता ही होना चाहिए ये सब चीज़ें। अब इसमें 7 कैटेगरी है: अनारक्षित, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास जिसको अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्गों की महिला, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ये सब पूरा दिया हुआ है। आप ईडब्ल्यूएस भी दिया हुआ है, आप अलग अलग लगवा सकते हैं इसको। और ये कोड है 1 2 3 4, बहुत ध्यान से इसको भरना, बहुत लोग गलती कर देते हैं इसको भरने के लिए, इसलिए बहुत ध्यान से इसको भरना है प्लीज़, इसको ध्यान से भरना है आपको, ठीक है। फिर यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर वही दिव्यांगों के बारे में थोड़ा सा जानकारी दिया हुआ है, इसमें भी ज़्यादा वही दिव्यांग के बारे में दिया हुआ है, ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, मतलब कि इम्पोर्टेंट क्या, उनके लिए इम्पोर्टेंट तो है ही। और सामान्य प्रशासन विभाग जो है, और इधर देखेंगे तो आप किसके बारे में है, इस राज्य मूल निवासी के बारे में, जो आरक्षित वर्ग के साथ गैर आरक्षित वर्गों को शामिल करता है, महिलाओं को भी इस विज्ञापन में वर्णित रिक्ति के अनुसार वह बताया हुआ है। अच्छा, ये जो महिलाओं को ना 35% जो है आरक्षण दे दिया बिहार ने, ये सबसे अच्छा काम किया। तो हम कर देते हैं, इसको भी हाईलाइट कर देते हैं थोड़ा आपके लिए। कहाँ चला गया, ये देखिए, अरे यार ये हाईलाइट नहीं हो रहा, कुछ और हो जा रहा है, ये वाला होगा। इसको ना बड़ा कहीं करते हैं, अभी समझ नहीं आ रहा मुझे, लेकिन अभी कहीं कर देंगे बड़ा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
सामान्य प्रशासन विभाग, और इधर देखते हैं कि आपके इसमें क्या हुआ है। प्रस्तुत कमजोर वर्ग आर्थिक रूप से, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए है ये आप इसको ईडब्ल्यूएस वाले पढ़ सकते हैं इसको, कि इसमें क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है। अब उम्र सीमा बहुत जरूरी है, सबको जानना होता है। 1 तारीख 8वां महीना सन 2026 को 1 अगस्त, मतलब यहीं से वो काउंट करेगा, को उम्र सेवावार 20 वर्ष होना चाहिए, 21 वर्ष, 22। यही तो न्यूनतम पूछा ही है कि न्यूनतम आपके पास इतनी इतनी जो मतलब इतना जो है आपको होना चाहिए, और वो काउंट करेगा कहाँ से, 1 अगस्त। जो भी 1 अगस्त के बाद पैदा हुआ है ना, 1 अगस्त के बाद पैदा हुआ है, 1 अगस्त को पैदा हुआ है और 20 साल का आज हो रहा है, तो समझ लो कि वो फॉर्म भर सकता है बस। और अगर 1 अगस्त आप देखना, अगर 20 साल नहीं हुए हो तो फॉर्म नहीं भर सकते, बस सीधी सी बात ये आपको जानना है उम्र सीमा में। और अधिक और ये अधिकतम अनारक्षित जो है पुरुष ना 37 वर्ष तक फॉर्म भर सकता है केवल, वो 37 साल ज़्यादा नहीं होगा, बाकी अगर जिसको आरक्षण मिलता है फिर उस हिसाब से देख लेगा वो। और जो पिछड़ा वर्ग होता है वो 40 साल भर सकता है, 40 साल का मतलब होना चाहिए उसको। और जो है पुरुष एवं महिला अगर कोई अनुसूचित जाति एस सी तो 42 साल भर सकती है। और इसी प्रकार से इसी क्रम में आगे आगे होना चाहिए फिर, और देख सकते हो आप। और ये फायदा उठाने के लिए अगर आप सोचते हो नहीं मुझे ओबीसी से फॉर्म भरना है, किसी और से फॉर्म भरना है, तो आपको प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा, जो बिहार से ही बनेगा, ठीक है। तो वो बहुत ज़रूरी है, बाकी सब में वही सब लिखा हुआ है। और आगे देखते हैं फिर इसमें और क्या जानकारी दी हुआ, फिर भूतपूर्व सैनिक। अच्छा, उसके बाद और भी चीज़, जैसे भूतपूर्व सैनिक के बारे में देता है ना, तो कुछ कभी कई होता है 3 साल कुछ भूतपूर्व सैनिक होते हैं, तो उनके लिए भी फ़ायदा देता है कुछ थोड़ा बहुत, तो उसके बारे में वो दे सकते हैं। अब शारीरिक क्षमता भी देख लीजिए एक बार। उम्मीदवार स्वस्थ होना चाहिए, सुगठित शरीर वाला होना चाहिए और सक्रिय होना चाहिए। सक्रिय होना चाहिए, एक्टिव रहे वो। और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जिससे कर्तव्यों की भली भांति पालन करने में बाधा हो। चिकित्सक बोर्ड द्वारा जांच के बाद यदि उम्मीदवार इन अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं कर पाता है तो नियुक्ति के लिए नहीं चुना जाएगा। यानी उनके पास, मतलब आयोग के पास एक चिकित्सक बोर्ड भी होगा जिसमें वो जांच करेगा आपकी। कुछ पोस्ट ऐसी होंगी जहाँ पे जांच किया जाता है। अगर वहाँ पे नहीं पाएगा तो आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा, सीधी सी बात। इसलिए पहले से आप तैयार रहिए क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो अभी कहाँ पे, बिहार पुलिस सेवा पद के उम्मीदवारों की शारीरिक परीक्षा संबंधी नियमावली परिशिष्टिका में प्रकाशित है, जाके वहाँ पे आप रेफर कर सकते हैं इस चीज़ को। जो शुल्क के बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण शुल्क के बारे में, बीपीएससी 72वीं जो है उसने शुल्क के बारे में बड़ा अच्छा काम किया है इस बार। देखिए क्या करता है इसमें। उसने कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प संख्या 15,568 दिनांक 21 तारीख 8वां महीना सन 2025 के आलोक में प्रत्येक अभ्यर्थी को अलग अलग प्रत्येक परीक्षा के लिए परीक्षा शुल्क 100 रुपये जमा किया जाना चाहिए, बस 100 रुपये मात्र। यथा 72वीं जो कंबाइंड परीक्षा होगी वो हो सकती है, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी वो हो सकती है, फाओ हो सकती है, अनुमंडल संरक्षण अधिकारी, कुछ भी हो, आप सिर्फ 100 रुपये देंगे, आपका सारा एग्जाम एक साथ किया जाएगा। वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित नहीं किया गया, मान लीजिए कुछ लोग होते हैं जो आधार संख्या नहीं देते हैं, अगर नहीं देते हैं तो उनके जो बायोमेट्रिक के रूप में प्रवेश परीक्षा, प्रत्येक परीक्षा के लिए उनको 200 रुपये देने पड़ेंगे। जाओ, अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा आपको, अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। यानी इस 100 के अलावा आपको 200 देना पड़ेगा, 300 रुपया हो जाए। तो भैया आप आधार संख्या यूज करना क्या मतलब है, क्यों आप दूसरा कुछ यूज करोगे, सबके पास आधार कार्ड होता है। आप अब जो सबसे मेन चीज है आपके सामने आ रही, वो ये आ रही कि एकीकृत संयुक्त परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा के लिए परीक्षा संरचना क्या है। ये प्रारंभिक परीक्षा भाग 1, इसको हम लोग बोल देते हैं प्रीलिम्स बोल देते हैं, ठीक है। और ये हमारा 26 जुलाई को कैलेंडर में लिखा हुआ है, आ गया है ये पहले से ही कि आपको 26 जुलाई को होगी, और संभवतः 26 जुलाई को ही एग्जाम वाला होगा। थोड़ी गर्मी ज़्यादा रहेगी उस वक्त, लेकिन ध्यान देना आप लोग, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, चाहे जो भी रहे एग्जाम तो देना है आप लोगों को, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा भाग 1, एकीकृत संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा सामान्य अध्ययन विषय की होगी, सबसे बड़ी चीज सामान्य अध्ययन विषय की यानी जीएस की होगी, जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ यानी ऑप्शनल होंगे। दो बातें चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। पहले तो होगी जीएस की, एक बातें, अरे यार क्या हो रहा है ये, जीएस की होगी नंबर 1, ये हमारा जीएस यहाँ पे हो गया। उसके बाद वस्तुनिष्ठ पर हो गया, यानी मतलब
ये हो जाएगा हमारा ऑप्शनल, यानी 5 ऑप्शन हो गए, 5 ऑप्शन। अभी बताते हैं 5 ऑप्शन में क्या करना है आपको, कि बहुविकल्पी होंगे। परीक्षा की जो अवधि होगी 2 घंटे होगी, सबसे नहीं 120 मिनट हो गए, ठीक। और कुल अंक होगा 150, 150 अंक होगा, मतलब 150 क्वेश्चन भी होंगे इसमें। फिर प्रश्नवार बहुविकल्पी उत्तरों में से प्रश्नवार किसी एक उत्तर का चयन अपेक्षित होगा। अब जो सबसे मेन खेला हुआ वो ये हुआ है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 विकल्प ए बी सी डी ई प्रदान किए जाएंगे। अभ्यर्थी को एक सही उत्तर किसमें मिलेगा, आपको ए बी सी डी या डी में मिलेगा, आपको एक सही मिलेगा, में से एक विकल्प का चयन कर उत्तर पत्र में अंकित करना होगा। यदि अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है तो विकल्प ई करना चयन अनिवार्य होगा। प्लीज 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 फोकस। 4 ऑप्शन आपको आपको दिया गया है, आप उस 4 में से कोई करते हो, लेकिन इस बीपीएससी ने इस बार नया खेला किया है। कह रहा है कि हम 5वां ऑप्शन में देंगे कि अगर उस 4 में से कोई आप नहीं करते, जो जिसमें से कोई एक सही है, अगर नहीं करते हो तो आपको 5वां बताना पड़ेगा कि मैं क्यों नहीं करता। दरअसल उनका वैसे ही है, अगर आप नहीं करते हो तो अगर 5वां चूज करते हो ना, इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो आयोग मान लेगा कि आपने चारों में से कोई उत्तर नहीं दिया हुआ। बस सीधी सी बात यही होगा। यानी आपने खुद कहा कि हाँ मैं इस क्वेश्चन का आंसर ई लिख रहा हूँ, इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं आता, सीधी सी बात है। तो वो अनिवार्य होगा, करना ही होगा। और अगर मान लीजिए आपने नहीं किया, केवल एक उत्तर चुनना है आपको, सबसे बड़ी चीज। तो मान लीजिए यहाँ पे आप फिर देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, एक ए है, बी है, सी है और डी है, और उसके बाद ई भी है। इन 4 में से तो कोई आपका उत्तर है एक, हाँ। और आपको आप सोचते हो मुझे इसमें आ नहीं रहा, मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, मैं नहीं चुनता हूं, छोड़ देता हूं इसको। तो जब छोड़ देते हो तो ये बताओ, या इसको भर दो, फिर ई लिख दो। ई का मतलब हुआ तुम छोड़ दिया। और अगर तुमने ई भी नहीं भरा तो एग्जामिनर क्या मानेगा कि तुमने इसको सॉल्व नहीं किया इस क्वेश्चन को, तो हम तुम्हारा 1/3 अंक काट लेंगे। आप बताओ, या तो इन चारों को आप चूज करो, या तो फिर ई को चूज करो। और अगर पांचों खाली छोड़ देते हो तो आपको 1.3 कट काट दिया जाएगा बगैर कहे। इसलिए आपको अनिवार्य है उन 5 में से किसी एक पर टिक मारना जरूरी है। तो 4 में आपका ऑप्शन होगा, लेकिन 5 में आपका ऑप्शन नहीं है। आपका जो ई ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन आपका मतलब सही वाला ऑप्शन इसमें नहीं मिलेगा। ये सिर्फ ये कह रहा है कि जो ऊपर का 4 है उसमें से आपने कोई एक ऑप्शन नहीं चुना है, इसलिए आपको ई चुनना पड़ेगा। बस ये कहना चाह रहा है और कुछ भी नहीं कहना। और अगर आपने 4 नहीं चुना और 5वां भी नहीं चुना तो आपका 1/3 अंक काट लीजिएगा। और लिखा हुआ दिखा दिया कैसे, कच्चे अगर पांचों, यदि कोई अभ्यर्थी पांचों विकल्प ए बी सी डी ई में से किसी का भी चयन नहीं करता है तो प्रत्येक अनुत्तरित प्रश्न पर नकारात्मक अंकन करते हुए 1/3 अंक की कटौती की जाएगी। आप बिल्कुल ध्यान रखना इस बात को, क्या बोल रहा है। और प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तर अगर 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 आपने चुना तब भी नकारात्मक है, और प्रत्येक के लिए 1/3। ये एकदम खेला कर दिया है। अगर आप इस ए बी सी डी ई में से कोई भी एक चुनते हो, कोई भी एक चुन लिया, मान लीजिए आप, और अगर वो सही हो गया तब तो आपको मिल गया 1 अंक मिल गया, ठीक है। लेकिन आपने इन चारों में से कोई नहीं चुना, तो आपने कहा कि यार जब मुझे 4 में से नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं चुनूंगा, आपने छोड़ दिया, तो आपको 1/3 कट जाएगा। और अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप ई चूज करिए। लेकिन आपको लगा कि नहीं यार, अब इसमें से हम इस 5 में से हम एक भी नहीं चुनेंगे, जब मुझे एक चुनना कंपलसरी है तो हम बी चुन लेते हैं, और बी गलत चुना आपने, गलत हो गया, तो भी आपका 1/3 नंबर काटा जाएगा। इसलिए आप वही चुनो जो आपको आ रहा है। अगर आपको नहीं आ रहा तो आप ई चुन के आगे बढ़ जाओ, बस बात खत्म। ये कहना चाह रहा है वो। लेकिन चुनो जरूर कोई ना कोई एक ऑप्शन, ठीक है। आई होप आपको ये 5 विकल्पों की बात समझ में आ गई होगी, और आपको समझना भी चाहिए था ये चीज, ये 5 विकल्पों की बात। आगे देखते हैं। प्रारंभिक परीक्षा जो महज जांच परीक्षा है, ये क्या है, महज जांच परीक्षा है ये ठीक है। और इसमें क्या हुआ ना कि जो विद्यार्थियों को आ, कुल उनको जो है, जो मुख्य परीक्षा के लिए पास करेंगे वो कितना होंगे, 10 गुना करेंगे। तो आपको पता है जो 1230 पोस्ट आई है, इसका 10 गुना आप कर लीजिए, सीधी सी बात है। तो 12,300 पोस्ट, इतना मतलब 12,300, कहाँ चला गया,
ये 12,300 पोस्ट के लिए आपको लड़ना है। यानी इतना बच्चे जो है मेंस लिखेंगे, 12,300 बच्चे मेंस लिखेंगे, और खुद को 12,300 के बीच में अगर देखते हैं तब तो आप फॉर्म भरिएगा, वरना फॉर्म ही मत भरिएगा, सीधी सी बात है। अगर खुद को 12,000 बच्चों के बीच में भी नहीं पाते हो तो मेरे ख्याल से आपको फॉर्म नहीं भरना चाहिए। आप बैठिएगा, खुद को सोचिएगा, और आपको लगता है कि हाँ मैं 12,000 के बच्चों के बीच में आ सकता हूँ जो बीपीएससी के एग्ज़ाम देते हैं, तो 12,000 बहुत लंबा होता है, कम नहीं होता है, ये बहुत ज़्यादा होता है। तो आप जो है फॉर्म भर दीजिएगा, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप 12,000 के अंदर में आराम से आ सकते हैं, डोंट वेरी। इस प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य विज्ञान होगा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं होंगी, भारत का इतिहास, बिहार का इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग, यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें बिहार का योगदान एवं सामान्य मानसिक योग्यता। यानी जो सी सेट का पेपर अलग होता है ना और जगह पे, और जैसे यूपीएससी में अलग होता है, बिहार अब यूपी में देखेंगे तो उसमें भी अलग होता है सी सेट का पेपर, तो उसमें ये 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन ये उसी 150 नंबर क्वेश्चन में डाल देता है, वो भी 20 क्वेश्चन 10-20 क्वेश्चन 15-20 क्वेश्चन डाल देता है वो इसमें सी सेट के रूप में। हाँ, इसीलिए वो 150 हो जाता है और 120 मिनट में ही उसको चूज करना होता है। बहुत आसान होता है, बस थोड़ा सा एक बार देखना पड़ेगा आपको, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और अच्छी वैकेंसी आपको 80 से 90,000 रुपये सैलरी मिलेगी आपको, तो फिर काम तो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब आप देखिए, इस प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य होगी। इसके लिए कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प संख्या ... 2007 में प्रशासन विभाग के संकल्प, प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% और पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, और उम्मीदवार के लिए 32% होगा, जो महिला होगी या निःशक्तता होगी। न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। यार आप मान चलिए कि 40% आपको पास करना अनिवार्य है। ये ज़्यादा मायने रखता नहीं है आपके लिए, क्योंकि आपको तो पास करना पड़ेगा अच्छे तरीके से, आपका जो मेरिट होगी वो हाई जाती है, सीधी सी बात है। तो ऊपर से जब आते हैं तो 40% से ऊपर वालों को ही चूज कर लेते हैं, ये यहाँ तक आते ही नहीं। लेकिन मान लीजिए कभी ऐसा गिर जाए और आप 40% भी नहीं बन पाए हो, तो आपको छांट दिया जाएगा, गिरा दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, सीधी सी बात है। आइए कुछ मुख्य परीक्षा जो होगा उसका विषय देख लेते हैं। मुख्य जो बीपीएससी आपको दे रही है, करवा रही है, एग्जाम करवा रही है, उसका मुख्य परीक्षा ले रही है ना, उसका कुछ देखते हैं क्या है, वो क्या बोल रहा है। तो 72वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जो है ना, उसमें सामान्य हिंदी है, और ये 30% लब्धांक के साथ आपका अनिवार्य करना, आपको पास ही करना होगा, और ये मेधा निर्धारण के प्रयोजन के लिए गणना नहीं की जाएगी। सबसे बड़ी बात ये है, किसको इस हिंदी को आप इसमें गणना नहीं करोगे क्या भाई। उसके बाद सामान्य अध्ययन फर्स्ट, सामान्य अध्ययन सेकंड, यानी ये प्रथम प्रश्न द्वितीय पर ये 300 अंक का होगा, निबंध भी 300 अंक का होगा, और 3 घंटे का होगा। यानी ये जो 900 मार्क्स का है, इसी से आपकी बनेगी मेधा निर्धारण होगा इसी से। यानी मेरिट आपकी कहाँ से बनेगी, 900 में बनेगी। लेकिन आपको पता है एक वैकल्पिक विषय भी होगा जो 100, ये एमसीक्यू में होगा। जो आपका वैकल्पिक विषय होगा ना, वो एमसीक्यू होगा, 100 क्वेश्चन होंगे उसमें, और 2 घंटे का होगा। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, परंतु मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, जिस तरह से हिंदी मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेगी, उसी तरह जो आपका वैकल्पिक विषय है वो भी नहीं जुड़ेगा आपके मेरिट लिस्ट में। आपकी मेरिट बनेगी सिर्फ 900 अंक की, और वो होगा आपका GS1 GS2 और निबंध। GS1 GS2 निबंध ये अभी यहाँ खुला नहीं है, कोई और चीज होगा, मैं आपको अलग वीडियो लेकर के आऊँगा, इसके लिए पूरा बताऊंगा कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहे। प्रीलिम्स का क्या होगा, मेंस का क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, हम उसको थोड़ा सा बताएंगे हम, ठीक है। अभी आपको सिर्फ समझना है कि आपको 5 पेपर देने हैं इसमें, मेंस में 1 पेपर, 2 पेपर, 3 पेपर, 4 पेपर, 5 पेपर, ठीक है। उसमें से यहाँ पे मान लेते हैं हिंदी, मान लेते हैं यहाँ पे मान लेते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट ले लेते हैं, और सिर्फ आपको एक चुनना होगा ऑप्शनल। उसके बाद यहाँ पे GS1
और GS2 और यहाँ पे इससे हो जाएगा। ये तीनों जो है ना, ये 300 मार्क्स के होंगे और 3 घंटे के होंगे, आपको ये समझना है। और ये वाला 100 MCQ होंगे जो 100 मार्क्स के होंगे, यहाँ पे लिखा 100 अंक, 100 प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, यहाँ पे 100 होगा। और ये हिंदी जो है ये भी 100 अंक की होगी, लेकिन 3 घंटे की होगी। 3 घंटे में आपको ये लिखित होगा, सिर्फ एक पेपर ऑप्शनल होगा, बाकी ये लिखित, ये लिखित, ये लिखित और ये लिखित। इसको हिंदी आप 3 घंटे में लिखना है और आपको पास करना अनिवार्य, 30% अंक लाने आपको अनिवार्य 300 में, यानी 100 नंबर में 30% कितना होता है, 30 नंबर, तो आपको लाने अनिवार्य है 30। आप केवल 40 नंबर लेकर आइए बस, केवल हिंदी में 40 नंबर आप लेकर क्या रहे हो, आप पास हो, कोई रोक नहीं सकता आपको, क्योंकि 100 अंक का ही है। आप ऐसा करिए, उसको 40 अंक लेके आ जाओ, बस बात ही खत्म, आपको पढ़ना ही नहीं इसके अलावा कुछ भी। ऐसे ही आप इसमें भी करिए, जो इसमें है, इसमें तो दिया नहीं कितना अंक आपको लाना है, लेकिन राज्य सरकार जो भी निर्धारित करेगा आपको उसके हिसाब से लाना पड़ेगा। अब उसमें कुछ विषय भी दिए हैं जो आपको चुन सकते हो, बड़ा अच्छा विषय है, विधि भी है, अर्थशास्त्र भी, आप देखिए इतिहास भी यहाँ पे है, और गणित भी है, भौतिकी, दर्शन है, मनोविज्ञान है, उसके बाद प्राणी है, आप भाषा साहित्य भी है, हिंदी भी है, अंग्रेजी, उर्दू, बांग्ला, संस्कृत, फारसी, अरबी, पाली, मैथिली, सब कुछ दिया हुआ है इसमें। लेकिन एक चीज और जो अनिवार्य विषय पूर्णांक है, जैसे मान लीजिए जब किसी का जो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी जिसको बनना है, उसके लिए ऐच्छिक विषयों में से एक का चयन करना होगा, 300 अंक का होगा, और ये ऑप्शनल नहीं होगा, ये मतलब कि MCQ नहीं होगा, बल्कि लिखित होगा, ये याद रखना, ये अंतर है और सब में से। और 3 घंटा का होगा, लिखित होगा, ये 300 मार्क्स का ये होगा, ठीक। उसमें जिसका विषय गृह विज्ञान, जिसका मनोविज्ञान रहा, जिसका समाज शास्त्र, जो श्रम एवं समाज कल्याण में किया हो, वो उसको एक चुनेगा, इसका कोड ये दिया हुआ है, इस कोड को चुन करके आप इस एग्जाम को दे पाएंगे, जिसमें समान हिंदी रहेगा, और समान ये हिंदी है, GS1 है, GS2, इससे नहीं रहेगा इसमें, बल्कि आपका ये वाला ऑप्शन आ जाएगा वैकल्पिक विषय के रूप में। तो आपको ये चारों का कॉम्बिनेशन देना पड़ेगा आपको इसके इस पोस्ट के लिए। उसी तरह से इस पोस्ट के लिए आपको ये 3 प्लस ये 3 कॉम्बिनेशन देना पड़ेगा आपको, जिसमें समान हिंदी, GS प्रथम, GS सेकेंड, 300 मार्क, इसमें इससे नहीं रहेगा, बल्कि आपका ये 3 घंटे का आपको देना पड़ेगा आपको। जैसे वाणिज्य हो, अर्थशास्त्र हो, या गणित या सांख्यिकी, इसमें से किसी विषय से अगर आप हो, तो इसमें अगर आपको कोई चूज कर केवल एक ही चूज करना है आपको, और उसमें वैकल्पिक विषय के रूप में आपको लिखित देना पड़ेगा, 3 घंटा देना पड़ेगा, 300 मार्क्स के। एकदम ठीक इसी प्रकार से ये वाला भी है, अनुरक्षण संरक्षण पदाधिकारी भी है, समान हिंदी, GS1, GS2। उसके बाद एक विषय है मनोविज्ञान होना चाहिए आपकी, या विधि, इसमें से कोई भी एक अगर आपके पास है, जिसमें चुना है आपने, वही ये कोड, जैसे अगर आपने विधि चुना है तो विधि 54 आप कोड इस्तेमाल करेंगे, कोड इस्तेमाल करने के बाद आपको 300 मार्क्स का 3 घंटे में आपको लिखना पड़ेगा, आपको हाथ से लिखना है इसको, तब जाकर के आपकी पोस्ट हो पाएगी पूरी तरीके से, ठीक है। अब उसने कुछ टिप्पणियां दे रखी हैं, और वो टिप्पणियां पढ़ते हैं, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ टिप्पणी के बारे में क्या है, और भी चीज़ें जानकारी दी हुई इसमें, ठीक अच्छे तरीके से। कह रहा है कि प्रारंभिक परीक्षा प्रतियोगिता में सफल अभ्यर्थियों से मुख्य परीक्षा लिखित परीक्षा हेतु अलग से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरवाया जाएगा। अगर कोई प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेता है, जब मेंस में जाओगे ना आप, मेंस में आपको अलग से फॉर्म भरवाया जाएगा जिसमें सफल अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित अवधि में परीक्षा शुल्क विहित प्रक्रिया से, यानी आपको जब आप मेंस में जाएंगे तो वहाँ भी आपको 100 रुपये 200 रुपये जो भी ले वो वहाँ परीक्षा शुल्क जमा करना पड़ेगा आपको। एकीकृत मुख्य लिखित परीक्षा के सभी पदों के लिए अंकित अनिवार्य विषय वही होंगे जो 72वीं संयुक्त मुख्य परीक्षा लिखित परीक्षा के अनिवार्य विषय हैं। यानी जो पहले बता दिया उन्होंने, वो आप उसी को चूज करिएगा, ऐसा नहीं कि आपको कुछ अलग अलग से लिखना पड़ेगा उसको। एकीकृत मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के विभिन्न पदों के लिए दिए गए वैकल्पिक विषय होंगे, जिनमें से किसी एक विषय का चयन करना अनिवार्य होगा, और प्रश्न पत्र हिंदी में लिख सकते हो या अंग्रेजी, दोनों भाषा में लिख सकते हो, इंग्लिश या हिंदी में लिख सकते हो आप, ठीक है। सभी भाषेतर विषयों के उत्तर हिंदी नागरिक या अंग्रेजी या उर्दू में से किसी एक ही विषय में उत्तर दिया जा सकता है, अन्य भाषा में उत्तर देने की छूट उम्मीदवार को नहीं होगी। आप यहाँ 3 दे दिए, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू दे दिया, आप लिख सकते हो किसी में, देखिए। लेकिन जो सभी भाषेतर विषय उसकी बात कर रहा है। प्रश्न पत्रों के उत्तर देने का विकल्प लेने वाले उम्मीदवार यदि चाहें तो केवल तकनीकी शब्द, वाक्यांश, उद्धृत अंश यदि कोई है का चुनी गई भाषा के साथ अंग्रेजी रूपांतरण दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए अगर आप कुछ हिंदी में लिख रहे हो,
लेकिन आपको लग रहा है किसी का कोई कथन अंग्रेजी में आ रहा तो आप इंग्लिश लिख दीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कह रहा है कि तकनीकी वर्ड, तकनीक शब्द, तकनीकी वाक्यांश है, उसके लिए आप चुनी की भाषा के साथ अंग्रेजी रूपांतरण दे सकते हैं, अंग्रेजी रूपांतरण दे सकते हैं आप। अंग्रेजी में नहीं देना है, अंग्रेजी रूपांतरण देना है, सॉरी, हाँ। इससे भिन्न स्थिति होने पर ऐसे उत्तर पुस्तिकाओं को मान्य करने या नहीं मान्य करने के संबंध में आयोग निर्णय लेगा। अगर मान लीजिए आपने लिख दिया ऐसे, तो फिर वो क्या करे, माने ना माने, फिर वो आयोग देखेगा उसके बारे में आपको, इसलिए यहाँ साफ साफ लिख दिया है, आपको समझना पड़ेगा इस चीज़ को। फिर वही 30%, 14% आपको पास करना अनिवार्य बता दिया उसने। अदर इसको देखिए, जो सबसे मेन चीज़ है वही क्या है, मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर व्यक्तिगत परीक्षण के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या अधियाचित रिक्तियों के 2.5 गुना होगी। 2.5 गुना, मान लीजिए अगर ये 1230 है, इसका 2.5 गुना आप कर दीजिए। 2.5 गुना कैसे बोल दो फिर, 5/2 बोलते हैं, हाँ 5/2 बोलते हैं इसको। तो इसको हम आधा करेंगे तो 600 मान सकते हैं, 6 पंचे 30, लगभग 3000 लोग, यानी 1200 में से जो 1230 है, आप 3000 प्लस मान सकते हैं, आप 3000 प्लस लोग जो है आकर के आपको इंटरव्यू देंगे। आपको समझ में आ गया, इंटरव्यू के लिए कितने लोग देंगे, इस पोस्ट का 1200 जो पोस्ट आई है उसका 3000, लगभग 3000 प्लस ही है, कम ज़्यादा कम नहीं है, ज़्यादा ही है थोड़ा सा, 3.5 भी हो सकता है ये। तो 3000 लोग जाकर के एग्ज़ाम देंगे इसका व्यक्तिगत परीक्षण के लिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर देता हूँ, व्यक्तिगत परीक्षण के लिए आप जाएंगे कितने लोग, लगभग जो है 3000 प्लस लोग लिखेंगे, आप ये इंटरव्यू देंगे भाई। और कोटिवार समान कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों का चयन व्यक्तिगत परीक्षा के लिए किया जाएगा। और व्यक्तिगत परीक्षा क्या होगा, मुख्य परीक्षा में सफलीभूत उम्मीदवारों का व्यक्तित्व परीक्षण 120 अंकों का किया जाएगा। तो अभी उधर 900 अंक बने थे हमारे, जो 300 300 300 करके थे, और यहाँ पे 120 और हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा हमारा ये कितना जाएगा, 0 2 1020 अंक पर आपकी मेरिट बनेगी। और व्यक्तिगत परीक्षण हेतु आमंत्रित उम्मीदवारों को व्यक्तिगत परीक्षण में भाग लेना अनिवार्य है, अन्यथा वे अंतिम परीक्षा फल हेतु बनाए जाने वाले मेधा सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे, सीधी सी बात है। ठीक, अब देखिए सेवा या पद अधिमानता। मुख्य परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन के अनिवार्य रूप से, मुख्य परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन में अनिवार्य रूप से सेवा या पद का प्राथमिकता के अनुसार किया जाएगा, प्राथमिकता के अनुसार चयन करना सुनिश्चित करेंगे। जिस पद के लिए उम्मीदवार द्वारा अधिमानता अंकित नहीं की जाएगी, उस पद के लिए बाद में उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किसी प्रकार के दावे पर विचार नहीं किया जाएगा, और वो आपको देगा, आपको फॉर्म भरते समय ही उसको सही करना पड़ेगा। ठीक है, और स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जाएगा। व्यक्तिगत परीक्षण के पश्चात, यानी जब ये 3 तो हो गया, प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू भी हो चुका है। अब देखिए इंटरव्यू के बाद चौथी जो चरण किया जाएगा आपके साथ, वो कि व्यक्तित्व परीक्षण के पश्चात सभी उम्मीदवारों की आयोग में गठित एक चिकित्सक बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य जांच अनिवार्य है। उक्त जांच के समय नकद यानी 16 रुपये मात्र जमा करना अनिवार्य है। चिकित्सक बोर्ड द्वारा जांच के बाद यदि उम्मीदवार विहित सेवा के लिए निर्धारित अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं कर पाता है, तो उस सेवा के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा उसको। आयोग जो इसमें ज़्यादातर जो बेंचमार्क से ग्रसित पीडब्ल्यू होते, दिव्यांगता वाले होते हैं, उनको ज़्यादा महत्व देता है, इसलिए ज़्यादा करना पड़ता है इस चीज़ को। और अब देखिए जो मेधा सूची कैसे बनेगी, जरा ये देख लीजिए आप। जो बीपीएससी में मेधा सूची बनने वाली है 72वीं बीपीएससी में, तो एक तो प्रीलिम्स होगा, वहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। एक होगा मेंस में 5 पेपर होंगे, 1 पेपर, 2 पेपर, 3 पेपर, 4 पेपर और 5 पेपर। एक हो जाएगा हिंदी का, जो मेधा सूची में नहीं शामिल किया जाएगा। एक होगा GS1, एक होगा GS2, एक होगा एसए जिसको शामिल किया जाएगा। एक होगा ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, जो 100 मार्क्स का होता है, MCQ में होगा, इसको भी मेधा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा, यानी 300 300 300 300 मार्क्स का। ठीक है, तो देखते हैं। एकीकृत 72वीं संयुक्त मुख्य परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा के 900 अंक, सामान्य अध्ययन प्रथम 300 अंक, सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न 300 अंक, निबंध 300 अंक एवं साक्षात्कार के लिए 120 अंक
कुल 1020 अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार करते हुए आरक्षण कोटिवार अंतिम परीक्षा फल का प्रकाशन किया जाएगा। एकदम सीधी सी बात है, ठीक है। और उसमें से आप देखिए, अगर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी है या वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी या समकक्ष एवं समकक्ष और अनुमंडल संरक्षण पदाधिकारी है, उसके लिए क्या करेंगे, मुख्य परीक्षा के 900 अंक और साक्षात्कार के 120 अंक, यानी टोटल 1020 अंक के आधार पर किया जाएगा। और इसके लिए आपको ये दिया हुआ सामान्य, वो उसमें लिखा था, उसमें भी मैंने भी पढ़ा था आपके लिए कि हाँ भाई ये 300 अंक इधर GS1 GS2 और इससे नहीं बल्कि ऐच्छिक विषय इसमें शामिल किए जाएंगे, जो इन 3 विषयों में से अगर आप देना चाहते हैं तो। अंतिम मेधा सूची में समान प्राप्तांक होने की स्थिति में जिस उम्मीदवार को मुख्य परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त होता है उसे मेधा क्रम में ऊपर रखा जाएगा। सीधी सी बात है, यानी सारा खेल किसका है, मुख्य परीक्षा का है। मुख्य परीक्षा के प्राप्तांक समान होने की स्थिति में मेधा क्रम निर्धारण जन्म तिथि के आधार पर अधिक उम्र तथा जन्म तिथि समान होने पर उम्मीदवार के नाम के को देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार मेधा क्रम में स्थान दिया जाएगा। क्या है, उनकी मजबूरी थोड़ा सा ना, क्या करें, वो तो वो भी सोचते हैं कि भाई किसी के साथ बुरा ना हो, कुछ तो तरीका अपनाना पड़ता ही है। अन्य सेवाओं के लिए अंतिम मेधा सूची में समान प्राप्तांक होने की स्थिति में उसमें भी एक तरीका उन्होंने अपनाया होगा, जो उम्र है, तिथि है, वह सब चीज़ें, क्योंकि उनको सब लिखना पड़ता है हर चीज़ ना, तो वो ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, हर चीज़ वो देना पड़ता। और जो उम्मीदवार होगा उसको मेधा क्रम के अनुसार दिया जाएगा, उसी जिस तरह उसने चुना रहेगा वो, ठीक है, ये है। और जो है इसमें एक चीज़ ये रखता है कि जैसे मान लीजिए कोई किसी आयोग क्या करेगा ना, जो उसको योग समझता, मान लीजिए कोई और बात आ गई तो आयोग फिर तय करेगा हमें क्या करना है, ठीक है। उसके बाद है कि वैसे अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग, किसी राज्य लोक सेवा आयोग, अन्य चयन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक कदाचार के मामलों में परीक्षा से वंचित कर दिए जाने की का आदेश पारित किया गया हो। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता एवं अपात्रता के बिंदु पर आयोग निर्णय अंतिम होगा। अगर जो आयोग जो मान लीजिए कोई है जो यूपीएससी गया था एग्जाम देने और उसको जो है वहां से निकाल दिया गया, या उसने कुछ जो है उनका जो कदाचार का मामला साबित हुआ, तो ऐसे लोग वहाँ भी एग्जाम दे नहीं सकते, चाहे प्रारंभिक परीक्षा भी मतलब देना उनके मुश्किल है, वो नहीं दे सकते, कोई भी पेपर नहीं दे सकते वो, ठीक है। आइए अब देखते हैं कि एकीकृत संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु अभ्यर्थी के द्वारा स्वयं ऑनलाइन आवेदन भरा जा रहा है। इसमें किसी प्रकार की गलत भ्रामक सूचना दर्ज करने, सूचना छूट जाने या आंशिक सूचना दर्ज करने पर इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जवाबदेह होंगे। गलत या भ्रामक सूचना प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थियों के संबंध में निर्णय लेने का अंतिम अधिकार किसके, आयोग के पास रहेगा। आपके पास सारा चीज रहता है, आप क्या करते हैं, अपने हाथ से भरते हैं, लेकिन अगर कुछ भी गड़बड़ पा गया हो तो फिर आपका अंतिम जो अधिकार होगा फिर वो आयोग ही तय करेगा मुझे क्या करना क्या नहीं करना है। जिन अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाती है वे अभ्यर्थिता निरस्त होने के पश्चात अभ्यर्थी नहीं रह जाते हैं, अतः उन अभ्यर्थियों का प्राप्तांक नहीं दिया जाएगा। सीधी बात, अगर किसी में कदाचार में पकड़ा गया मान लीजिए, तो क्या ही देगा, फिर वो कहेगा तुम रहने दो, मत टाइम मत खोटी करो उसमें। अब ऑनलाइन पत्र भरने का आपको समय बता दिया गया है, वो 7 तारीख शुरू होगा, जो आज नहीं कल है बल्कि 7 तारीख, 7/5 से शुरू होकर के ये शुरू हो रहा है, खत्म हो रहा है 31/5 तक। आपको ध्यान रखना है ये डेट, और आपको इसी हिसाब से काम करना है, ठीक है। अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र एवं संबंधित कागजात की हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय भेजने की आवश्यकता नहीं है। सीधी सी बात, अभ्यर्थियों द्वारा स्वतः हार्ड कॉपी में आवेदन या कोई पूरक कागजात यदि दिया जाता है तो वह हार्ड कॉपी आवेदन कागजात और उसके आधार पर किया गया कोई दावा अनुमान नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन भरते समय अभ्यर्थियों को सभी संबंधित प्रमाण पत्र कागजात को PDF फॉर्मेट में निर्धारित स्थान पर अपलोड करना आवश्यक है, ठीक है। अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गए शैक्षणिक योग्यता और एवं आरक्षण संबंधी दावों को सत्य मानते हुए परीक्षा आयोजित कराने की कार्रवाई की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों की जांच नियुक्ति प्राधिकार द्वारा किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित आवश्यक निर्देश आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर दिया हुआ है, जाकर आप देख लीजिए। https और फिर स्लैश देना है आपको bpsc.bihar.gov.in पर जाइए, या तो आप bpsconline.bihar.gov.in पर जाकर के आप भर सकते हैं, जिस दिन आवेदन ऑनलाइन शुरू की जाएगी उस दिन से। आज तो 6 तारीख है, आज तो नहीं,
ये कल से शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब जो विस्तृत जानकारी दिया है ना, आप फॉर्म कैसे भरना है आपको ये जानना है। जो बीपीएससी 72वीं है उसको ऑनलाइन करना कैसे करेंगे आप जरा वो देख लीजिए, बहुत ज़रूरी है वो। अभ्यर्थी के पास जो वैलिड एवं वर्किंग ईमेल आईडी होनी चाहिए तथा मोबाइल नंबर होना चाहिए। आपके पास वैलिड हो और वर्किंग ईमेल आईडी हो ताकि वो आपसे पत्राचार कर सकें। आपके मोबाइल नंबर होने चाहिए। उक्त ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को अंतिम परीक्षाफल प्रकाशित होने तक सुरक्षित रखिए क्योंकि उसी पर आपके साथ नोटिफिकेशन आने वाली है। आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रदर्शित संबंधित विज्ञापन में अंकित बिंदुओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लिया गया है एवं विज्ञापन के अनुरूप सभी वांछित प्रमाण पत्र दस्तावेज मूल रूप से अभ्यर्थी के पास उपलब्ध हैं। संबंधित विज्ञापन के अनुरूप एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड किए जाने वाले सभी वांछित प्रमाण पत्र दस्तावेज की स्कैंड कॉपी पॉइंट मतलब ये पॉइंट पीडीएफ फॉर्मेट अधिकतम 10 केबी साइज मतलब 100 केबी साइज की होनी चाहिए, अभ्यर्थी के पास उपलब्ध रहेगा। जिस सिस्टम से आवेदन कर रहे हैं उसे अच्छी क्वालिटी का वेब कैम उपलब्ध हो। साथ ही सुनिश्चित करें कि फोटो कैप्चर करते समय बैकग्राउंड सफ़ेद या हल्के रंग का हो या पर्याप्त रोशनी उपलब्ध हो। अपलोड किए जाने वाले हिंदी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर इन्हें स्कैन करेंगे आप 15 केबी एवं उसका जो है 220 गुणे 100 पिक्सल होना चाहिए डायमेंशन जो है। ये आपको अपलोड करना है, फोटो हस्ताक्षर देना है, हिंदी में भी देना और इंग्लिश में भी देना है हस्ताक्षर करके, अलग अलग करना है आपको। और ये हस्ताक्षर क्या करेंगे आप 15 केबी से कम का बनाएंगे, ठीक है पहली बात। और इसका जो डायमेंशन होगा पिक्सल में होगा ये 220 गुणे 100 यानी 100, ये आपको ध्यान रखना प्लीज़, ये बहुत ज़रूरी है। अब ओटीआर पता ही है आपको, हर जगह ओटीआर करना पड़ता है, यूपीएससी हो चाहे पीसी हो, तो किसी भी जगह ओटीआर करना पड़ता है। और ओटीआर के लिए आपको वही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अनिवार्य है। अगर आपने कभी किया हुआ तो फिर आप उसमें देख सकते हैं। कई बार क्या होता है ओटीआर के लिए हम अप्लाई कर रहे होते हैं लेकिन हमारे ईमेल डालने के बाद नहीं आता है, तो आएगा कब, जब इनबॉक्स में देखेंगे या स्पैम में चला जाता है कभी कभी, तो स्पैम में जाकर देख लेंगे तो आपको मिल जाएगा वो चीज़ें। तो इसके लिए आपको भागना नहीं है, इसके लिए लोग बहुत परेशान होते रहते हैं। ओटीआर में सिर्फ इतनी चीज़ें, बाकी उसके बाद फिर और सी चीज़ें डिजी लॉकर क्या होगा, फिर आपको इस्तेमाल करना अगर पूर्ण होता है तो डिजी लॉकर का इस्तेमाल करेंगे आप, खुलेगा उसमें बनाना पड़ेगा आपको सब कुछ, वो उसमें इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा। जब आप करेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। और जब प्रोफाइल जब भरेंगे आप तो 6 चरण में होगा। व्यक्तिगत जानकारी होगी, पता संबंधी जानकारी होगी, उसके बाद अन्य जानकारी होगी, फिर योग्यता संबंधी, फिर अनुभव समझ अगर आपके पास जो रहेगा वो करना। फिर अपलोड फोटो जो आपका वो लाइव होगा, उसके बाद सिग्नेचर एंड प्रोफाइल लॉक कर देंगे, बस आपकी सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। और व्यक्तिगत जानकारी में क्या क्या भरना होगा आप ये देख लीजिए, यहाँ से सब कुछ व्यक्तिगत जानकारी में वही सब की, मेरा नाम क्या है, जाति क्या है, ये सब पूछेगा आपसे। और पता जहाँ के आप रहेंगे वहाँ पता पूछेगा, फिर से बटन दबाना, फिर आपके अन्य जानकारी में क्या आगे, यदि चरण में यदि आवेदक के खिलाफ चल रही कोई आपराधिक कार्रवाई हो या सजा का विवरण हो तो आपको भरना पड़ेगा उससे, अगर आपके पास कोई है तो, नहीं तो आप उसको नो करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर योग्यता संबंधी जानकारी क्या हो जाएगी, उसमें 10वीं है 12वीं से आगे जानकारी प्रदान कर सकता है। उसके बाद जो है आप शैक्षणिक योग्यता देंगे, आप उसमें जो भी उससे पूछेगा आप डाल देंगे। फिर अनुभव पूछेगा, मान लीजिए कि कोई आवेदक के पास प्रासंगिक कार्य अनुभव है तो आप अनुभव डालेगा, उसमें है तो नहीं है तो फिर नहीं डालेगा उसमें। फोटो और हस्ताक्षर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस चरण के में आवेदक को एक वेब कैमरा की आवश्यकता होगी जिससे वे अपना लाइव फोटो कैप्चर करेंगे। उसके बाद आवेदक को एक अंग्रेजी और हिंदी में हस्ताक्षर अपलोड करना पड़ेगा। हस्ताक्षर फोटो का आकार 20 केबी से अधिक नहीं होना चाहिए और विड्थ उसकी 150 से लेकर 220 पिक्सल के बीच होनी चाहिए और हाइट उसकी 250 से 320 के पिक्सल के बीच होनी चाहिए। एवं उसके बाद सेव बटन दबाएंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। फिर आप चेक बॉक्स आएगा, उसके बाद फिर आप लॉक प्रोफाइल कर देंगे, आपको क्लिक करके करेंगे, आपका हो जाएगा तुरंत वो। लॉक प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद प्रोफाइल लॉक होने के बाद ही आवेदक को एक्टिव एडवर्टीजमेंट की लिस्ट न्यू एडवर्टाइज टैब में अंदर दिखेगा आपको कि हाँ आपने फॉर्म भर दिया है और वो क्या हुआ सब कुछ। प्रोफाइल लॉक होने के बाद अगर किसी विज्ञापन के लिए अप्लाई कर देते हैं तो विज्ञापन में दिए गए किसी प्रविष्टि में कोई सुधार परिवर्तन नहीं होगा जब तक कि वो आपको करेक्शन कोई विंडो ना खोले, तब तक नहीं दे सकते आप। आवेदक का प्रोफाइल क्रिएट होने के बाद न्यू एप्लीकेशन टैब में सारी ऑनगोइंग एक्टिव एडवर्टीजमेंट दिखेगा, जिसे पे फी बटन क्लिक करने पर कंफर्मेशन पॉपअप आएगा जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के बाद ही चयन का विकल्प होगा। मतलब फीस पेमेंट करने के लिए आपको फिर आएगा, इतना करने के बाद तब जाकर पेमेंट आएगा। बहुत लोग परेशान होते हैं भाई मेरा पेमेंट नहीं आ रहा, मेरा पेमेंट नहीं आ रहा, तो इसके लिए जरूरी है पेमेंट जानने के लिए भाई वो पेमेंट लास्ट में होता है, पहले नहीं होता है। एप्लीकेशन फॉर्म एवं पेमेंट की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद
माई अकाउंट पर टैब पर क्लिक करेंगे तो उसके आवेदक द्वारा अप्लाई किए गए एडवर्टीजमेंट दिखेंगे, जिसके एक्टिव एक्शन कॉलम में जब देखेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट कैंसिल एप्लीकेशन पेमेंट हिस्ट्री का विकल्प होगा। अगर आप चाहते हैं, अगर कैंसिल करना चाहते हैं तो वहीं से आप कैंसिल भी कर सकते हो। ये आपका पास ऑप्शन रहता है। यदि किसी आवेदक के एप्लीकेशन फॉर्म में किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो अपना आवेदन कैंसिल करके नए सिरे से आवेदन फॉर्म भरना सुनिश्चित करेंगे। मान लीजिए कई बार क्या होता है ना कि हमारा गड़बड़ हो गया, लेकिन टाइम अभी आपके पास है, तो क्या करो, उसको जा करके वहाँ पे कैंसिल कर दीजिए। उसके बाद नया फॉर्म भरिए आप, एकदम सीधी सी बात है भाई। आप कैंसिल करिए वहाँ पे और आप नया फॉर्म भर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नहीं कैंसिल करते तो फिर आपको वही मान लिया जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है कि अभी तो कल से शुरू ही हो रहा है, जब 7 तारीख शुरू होगा 7 मई से। तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए अगर कोई चीज़ भर रहे हैं, आपने पूरा फिल कर दिया, फिल करने के बाद कुछ चीज़ गलत कुछ गलत उसमें भर गई है, तो आप क्या करना, सीधे जाना कैंसिल कर देना है इसको। यहाँ से कैंसिल करने के बाद एक दूसरा नया भर देना फॉर्म, बात ही खत्म बस। कैंसिल पेमेंट या एप्लीकेशन फॉर्म कैंसिल करने के बाद कोई भी भुगतान वापस नहीं किया जाएगा। सब 100 रुपये दिया ही हो, कितना बड़ा दे दिए हो, चला पान खा कर लोग थूक देते, उतना तो चाय पीकर थूक देते, क्या ही मांगोगे इनसे। तो ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक निर्देश का अक्षरशः पालन नहीं करने पर ऑनलाइन आवेदन भरने क्रम में अभ्यर्थी द्वारा दी गई प्रविष्टि के किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आवेदन जिम्मेदार नहीं होगा, आयोग जिम्मेदार नहीं होगा। भाई तुमने भरा तुम जानो, उसमें क्या करना है। फिर वही है, नाम तिथि सब कुछ सही भरना है आपको, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर सही भरना है आपको। फिर आपकी जो जो ये मेल आईडी है वो तो ठीक होनी चाहिए। फिर आपको इंटरनेट बैंकिंग जो नहीं दिया है तो जो जिससे फॉर्म भर सकते हो उससे फिर वेबकैम के माध्यम से फ़ोटो खींचनी है आपको। फिर हिंदी अंग्रेजी में जो स्कैन करना है आपको फ़ोटो, और ये फ़ोटो जो है सुस्पष्ट होनी चाहिए। प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक अभ्यर्थी को यह निर्देश दिया जाता है कि अद्यतन फोटोग्राफ की 4 प्रतियां, ये याद रखिएगा, बहुत लोग नहीं ले जाते हैं, अपने पास सुरक्षित रखेंगे ताकि आवश्यकता पड़ने पर या आवक द्वारा मांगे जाने पर उसके द्वारा जमा किया जा सके। देखिए एक बात आप समझ लीजिए बहुत सही तरीके से। आयोग जब आप प्रीलिम्स एग्जाम देने जाएंगे या मेंस एग्जाम देने जाएंगे या इंटरव्यू, आपसे फोटो नहीं मांगता, कुछ भी नहीं मांगता। लेकिन मान लीजिए कुछ प्रीलिम्स देने गए थे और आपकी फोटो जो जो एडमिट कार्ड लिए उसमें से फोटो नहीं आ रही है आपकी, या आपके पास कोई जो आधार कार्ड लिए हैं या कोई भी जो पहचान पत्र लिए उसमें कुछ फोटो नहीं दिख रही फोटो वोटो, तो या आपको पहचान नहीं पा रहा सही आप वही हो, तो वो चाहता है कि आप फोटो दिखाओ। और अगर फोटो दिखाओगे और उनके पास एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म को भर करके वो अपना काम कर लेते हैं। लेकिन इसीलिए वो बोल रहा है कि 4 प्रतियां ले जाना जरूरी होता है अपने पास, कि कभी इनकेस कोई जरूरत पड़ जाए तो आप वहां पर तुरंत काम कर सके, इसलिए कह रहा है वो। और वो मांगेगा नहीं आपसे, अमूमन तो आपसे नहीं मांगता, लेकिन काम पड़ सकता है इसलिए बोलता है 4 प्रतियां आप अपने पास रखना हमेशा। आवश्यकता पड़ने पर या आयोग द्वारा मांगे जाने पर उसे उनके द्वारा जमा किया जा सके, सीधी सी बात है। और वहाँ पे पासवर्ड चेंज करना होता है, कभी जब माई अकाउंट टाइम में जाओगे तो वहाँ पे उसकी पूरी जानकारी दी है कैसे आप कर सकते हो। कभी प्रोफाइल डाउनलोड करना है, कॉपी डाउनलोड करना है, उसके बारे में चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हो जा करके। मैं ये PDF आपको अपने टेलीग्राम चैनल भेज दूंगा, आप जा करके वहाँ पे देख रहे हो, सरसा UPSC करके चैनल जो मिलेगा आपको, उसी में जा करके देखना है इसको, ठीक है। रिवान स्टैप हो जाएगा फ्री। ये महत्वपूर्ण सूचना फिर वही जो आएगा उसको करें, जो कुछ बदमाशी करेगा उसको निकाल दिया जाएगा कुछ इसी तरह से। अंतिम रूप से भरे गए आवेदन ऑनलाइन आवेदन को सबमिट करने के बाद अभ्यर्थी उसी समय पुनः अकाउंट टैब पर क्लिक करेंगे और एक्शन के अंदर व्यू ऑप्शन क्लिक करने पर आपका प्रिंट खुल जाएगा तुरंत, जो आपने दिया हुआ है, ठीक है। और उसको डाउनलोड कर लें, आप अपने पास रख लेंगे, डाउनलोड करके निकाल करके हार्ड कॉपी में, सॉफ्ट कॉपी जैसे भी रखना चाहे आप रख सकते हैं, ताकि जब जरूरत पड़े तो आप तुरंत उसको यूज कर सकें। और प्रमाण पत्र, जितने प्रमाण पत्र आपने इसमें लगाए प्रमाण पत्र वो सब आपको अपने साथ रखने पड़ेंगे। उसको तिथि और संख्या अंकित करेंगे, जो भी आपको उसके लिए बहुत ज़रूरी है, उसको रखना पड़ेगा आपको। आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने मात्र से ही उसकी अभ्यर्थता सुनिश्चित नहीं मानी जाएगी। मतलब इसका मतलब थोड़ी आपने फॉर्म भर दिया इसका मतलब आप बन गए BPSC, आप पास के लिए, ऐसा नहीं है। आपको पूरा जो जितने भी 4 चरण है, 1 चरण 2 चरण 3 चरण, प्रीलिम्स है, मेंस, इंटरव्यू और मेडिकल, सब पास करने पड़ेंगे आपको, चारों एक साथ करने पड़ेंगे और एक ही क्रम में करने पड़ेंगे ये, तब जाकर के आपको माना जाएगा हाँ ठीक है आप इस तरह से हो। बाकी वैसे छोटी मोटी जानकारी है। और इसमें देखिए लिखा हुआ इस प्रतियोगिता परीक्षा हेतु विस्तृत पाठ्यक्रम जो है आयोग के वेबसाइट पे है। और फिर जब अगला वीडियो हम आपके लेकर आएंगे बिहार के लिए BPSC के लिए, तो हम आपको वहाँ पे ये चीज़ बताएंगे कि भाई वो वेबसाइट क्या बोलते हैं, जो सिलेबस है वो क्या है, ठीक है, ये चीज़।
और अब आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मैं बता दूं, ये सब तो परिशिष्ट लगा रखा है उन्होंने, कितना होना चाहिए सब कुछ इसमें दे रखा है। जरा देखते हो क्या इसमें, ये देखिए इसमें सब कुछ दे रखा है। वही ना जो जो उसमें क्या बोलते हैं उसको, जो चौथा होगा हमारा मेडिकल होगा, मेडिकल के बारे में ये दिया 3 पेज में अलग अलग दिया हुआ चीज़ें। अब जो सबसे मेन है वो ये, कहाँ से पढ़ेंगे इसको आप, इस बीपीएससी एग्जाम के लिए, जो 72वीं बीपीएससी होने वाली वो कहाँ से पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे आप, ये बहुत ज़रूरी है। अब जीएस का देख ही लिया आपने, प्रीलिम्स जीएस होगा, प्लस सीसैट का कुछ पार्ट उसी में रहेगा, और 150 क्वेश्चन में आप मान चलिए 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके यही रहते हैं, सीसैट के रहते हैं। और एक साथ ही होता है 150 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का होगा, आपको चूज करना पड़ेगा, एक बार जाकर आपको सॉल्व करना है, और आराम से आप ये मान चलिए 100 से ऊपर इसकी मिल जाती है हमेशा। 115 मान चलते हैं आप, कभी कभी 115 पहुंच जाती है, लेकिन 100 से ऊपर ही रहती है हमेशा। तो अपने अपने जो है कट ऑफ को इसी साथ रखना है आपको। और इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ आप लोगों के लिए, जो जीएस का है, करंट अफेयर है, और थोड़ा जिससे मैथ रीजनिंग जो अब सी सेट कह लेते हैं आराम से, इनका ना अलग अलग वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, और इसकी प्लेलिस्ट पूरी बनी रहेगी। उस प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, आपको पूरी प्लेलिस्ट में सब कुछ मिलेगी जानकारी। उसमें आपको लूसेंट भी मिलेगा, रोज आपको इसके लिए डेली आपको 5 वीडियो मिलेगा, डेली आपको 5 वीडियो मिलेगा, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, जो भी हिंदी हो गया आपके यहाँ, और जीएस की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, ऐसे करके रोज 5 वीडियो 5 घंटे की मिलेगी। और मिनिमम आपको 5 घंटे तो पढ़ना ही है, जाहिर सी बात है। और आप लोग उसको जो है थोड़ा बढ़ा लेना, 2x पे कर लेना, अगर नहीं जल्दी ज़्यादा समझ में आता तो रिवाइज भी हो जाएगा आराम से वैसे ही। और जो लोग फ्रेशर है उनको पूरा पढ़ना पड़ेगा, इस सही तरीके से अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, पूरा पढ़ना पड़ेगा, A to Z पढ़ना पड़ेगा, उसमें कोई भी 2x नहीं करना, आपको 1x पे ही पढ़ना है, ये करना है। और जो मेरे लिए काम करना है आपको वो ये, सिर्फ चैनल क्या करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को आपको, ठीक है। और वीडियो जब देख रहे हो तो आप उसको लाइक भी कर लेना है। अगर कोई दोस्त का भेजना चाहते हो आप तो उसको शेयर भी कर देना, अगर भेजना चाहते हो तो शेयर भी कर देना उसको, ठीक। लेकिन सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, ज़रूर ये कर देना सब्सक्राइब आप, ठीक है। इसलिए हमने पूरी जानकारी दी बीपीएससी के बारे में, संपूर्ण जानकारी, क्या हो सकता है प्रीलिम्स, क्या हो सकता है मेंस, क्या हो सकता है, कुछ भी सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। और बहुत ज़रूरी है जानकारी आपको देना था, दे दिया। और अब अगली वीडियो इंतजार करिएगा, मैं आपको बहुत जल्दी ही जो सिलेबस है मैं आपको वो ला के दूंगा, फिर आपको कट ऑफ बताऊंगा भी कितनी कट ऑफ जा सकते हैं, पिछले जो ईयर कट ऑफ हुए हैं मैं सबको इकट्ठा करूंगा, फिर आपको बताऊंगा। और आपको कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ लाना चाहिए 2026 की बीपीएससी के लिए, फिर आपको वो भी एक अनुमान लगाएंगे, कितना अनुमान जा सकता है, क्योंकि हर बार जितना जा रहा है तो इस बार भी वैसे आसपास जाएगा, और क्या। तो एक अनुमान भी हम लोग कट ऑफ लगाएंगे, और उसके बाद फिर हम पूरा चीज़ें तय करेंगे कौन कौन सी चीज़ें, इस क्रम में वीडियो लेकर के आपके सामने आएंगे। और आपको पढ़ते रहना है, मस्त रहना है, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, सब कुछ करना है। उसके बाद हम अगली वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।